सीयूईटी के टाइम पे मैंने कुछ ऐसी गलतियां की थी जिसको आज मैं कन्फेस करने वाला हूँ ताकि तुम वो गलतियां दोबारा ना करो। दिस साइड पुष्करदेव फ्रॉम हंसराज कॉलेज एंड माय कोर्स इज बीकॉम ऑनर्स। बट फर्स्ट राउंड में मेरे को रामजस कॉलेज अलॉट हुआ था, सेकंड राउंड में कोई अपग्रेड नहीं हुआ और थर्ड राउंड में मेरे को हंसराज कॉलेज अलॉट हुआ। बट मैंने सीयूईटी के टाइम पे 4 ऐसी गलतियां की थी जिसकी वजह से मेरे मार्क्स थोड़े कम रह गए, नहीं तो मैं और भी अच्छा स्कोर कर सकता था। और मैं वही 4 गलती मैंने क्या की थी आज की इस वीडियो में बताऊंगा और उसको रैंक भी करूंगा कि सबसे ज्यादा बड़ी गलती कौन सी थी जिसको अगर मैं सही टाइम पे नहीं सुधारता तो मेरा सीयूईटी मार्क्स और भी ज्यादा घट सकता था। सबसे पहली गलती थी कि मैंने एनसीईआरटी को अंडरमाइन किया था। मैं हर बार सुनता था, अलग अलग ट्यूटर्स बोलते थे कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। कुछ सब्जेक्ट की एनसीईआरटी मैंने पढ़ी भी थी, लाइक बिजनेस स्टडीज के एनसीईआरटी के 2 पार्ट्स आते हैं और उस 2 पार्ट्स के बुक को सीयूईटी के एंड तक मैं पता नहीं कितनी बार पढ़ चुका हूँ, आई गेस 10-15 या फिर उससे भी ज्यादा। तो बीएसटी तो सॉर्टेड था बट प्रॉब्लम आई थी इकोनॉमिक्स में, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे लगभग 2 महीने पहले एनटीए ने सिलेबस चेंज कर दिया था। लाइक हमारे टाइम पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी पूरा बुक आने वाला है और पूरे इंडियन इकोनॉमी को ही एनटीए ने हटा दिया और माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा बुक इंट्रोड्यूस कर दिया गया। एंड जो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है वो काफी ज्यादा मेरे को डिफिकल्ट टाइप की लगती है, बिकॉज उसको पढ़ने में मजा बिल्कुल नहीं आता है। बीएसटी में थोड़े एग्जांपल्स है, स्टोरी लाइन टाइप काइंड ऑफ थिंग है, बट जो इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी है वो काफी ज्यादा मिक्स है, क्लियर डेफिनेशंस प्रॉपर्ली नहीं है, मतलब मिक्स है काफी सारी चीजें। एक पैराग्राफ में ही 2-3 कंसेप्ट एक साथ घुसा दिया गया है जिसकी वजह से थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। अगर आप कोई वीडियो नहीं देखे हो या फिर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का लेक्चर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आपको दिक्कत पक्का होगा इकोनॉमिक्स में। एंड अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी से काफी सारे क्वेश्चंस आए थे हमारे सीयूईटी के एग्जाम में। और अकाउंट्स का तो पूछो मत, लगभग 70% थ्योरी पेपर था और अकाउंट्स का एनसीईआरटी मैंने कर रखा था अच्छे से, तो इसलिए मेरे को उतना ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। बट इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी में काफी ज्यादा लेट से स्टार्ट किया था, अप्रॉक्स सीयूईटी के बस कुछ 10-20 दिन पहले, तो मेरे पास काफी कम टाइम था, बाकी सारे सब्जेक्ट को भी लेके चलना था और एनसीईआरटी भी खत्म करनी थी और ऊपर से वो समझ में भी नहीं आया था मुझे उसका एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का, तो वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए। पर अगर तुम पहले से स्टार्ट करोगे, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ना पहले से स्टार्ट कर दोगे तो दिक्कत नहीं होगी। और जो दूसरी गलती मैंने की थी वो मैंने लिया था इंग्लिश को काफी ज्यादा लाइट। मैंने सोचा था कि कोई बात नहीं, इंग्लिश है कर लेंगे, बाद में देखता हूँ। और यकीन मानो इंग्लिश को तुम जितना पहले करना स्टार्ट कर दोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज सीयूईटी के डोमेन सब्जेक्ट में मेरे सभी में 200 से ऊपर ही मार्क्स है। अगर कोई मेरा पूरा एग्रीगेट स्कोर दुबाया है तो वो इंग्लिश है। इंग्लिश के वजह से मेरा जो टोटल सीयूईटी स्कोर है वो थोड़ा कम गया। अगर मैं इंग्लिश को पहले से प्रिपेयर करते हुए आ रहा होता तो इतनी दिक्कत नहीं होती। और एक चीज और, ग्रामर करो बट ग्रामर पे फोकस कम रखो, वोकैबुलरी, ईडियम्स, फ्रेजेस, ये सभी चीजों पे काफी ज्यादा ध्यान देना, खासकर वोकैबुलरी पे, क्योंकि वोकैबुलरी से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट मोमेंट पे डियर सर का एक 4-5 घंटे का आई गेस लेक्चर था, वो मैंने 2-3 बार देख लिया था एंड वो लेक्चर काफी ज्यादा अच्छा था, जिसके वजह से इंग्लिश में लास्ट मोमेंट पे भी उस चीज ने मेरी हेल्प की। और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि सीयूईटी के लास्ट डेज में इंग्लिश को मैंने कैसे कैसे कंप्लीट किया है। मैं सुबह उठता था, सुबह में वोकैबुलरी, दोपहर में वोकैबुलरी, रात में वोकैबुलरी, शाम में वोकैबुलरी पढ़ता रहता था, बिकॉज वोकैबुलरी मेरे को ज्यादा आता ही नहीं था। काफी ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स उसमें पूछे जाते थे जिसको मैं सुना ही नहीं था ज्यादातर। अगर तुम्हें इंग्लिश में वोकैबुलरी कंप्लीट करनी है तो जो रुबिका मैम पढ़ाती है थ्रू सीयूईटी अड्डा, उनकी सारी प्लेलिस्ट को देख लो। वोकैब रोजाना होगा, काफी सारी प्लेलिस्ट है उनकी, सभी चीजों को देख लो, उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आए थे। डियर सर की वोकैबुलरी को देख लेना, काफी हेल्प मिलेगा। साथ में अगर सिप्रा मैम की वोकैबुलरी को भी देख सकते हो तो देख लेना। ये 3 टीचर है जिनकी वीडियोस की वजह से मैं लास्ट मोमेंट पे भी अपने आप को पुश कर पाया था। और इंग्लिश को प्लीज लास्ट के लिए मत छोड़ना, वो बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। मिस्टेक नंबर 3 थी मेरी, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अंडरमाइन किया था। मैंने एनसीईआरटी को अंडरमाइन किया, इंग्लिश को अंडरमाइन किया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी। मैंने एमसीक्यू बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, बट लाइक सीरीज वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैंने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की जैसा मेरे को करना चाहिए था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर भी मैंने काफी सारे लगाए थे, बट अगर मैं हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लेता तो मेरा लेवल और भी ज्यादा ऊपर होता। भाई कोई सा भी पीवाईक्यू कहीं से भी मिल रहा हो, क्रोम पे देखना, बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स हो गया, फिर टेलीग्राम पे काफी सारे चैनल्स है जो कि तुम्हें फ्री पीवाईक्यू प्रोवाइड कर देंगे। तुम्हें पेड पे जाने की जरूरत नहीं है, बट पीवाईक्यू जितना ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे सीयूईटी के एग्जाम के पहले, उतना ज्यादा तुम दूसरों से एडवांटेज पे रहोगे। और चौथा जो चीज है उसमें मैंने किसी को अंडरमाइन तो नहीं
किया, बट मैंने एनटीए पे ट्रस्ट कर लिया। एनटीए का वैसे तो फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बट काफ़ी सारे लोग इसे बुलाते हैं नेवर ट्रस्टिंग एजेंसी, बिकॉज चीज़ों पे ये काफ़ी ज़्यादा डिले दिखाता है और प्रॉपर रूटीन के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से जैसा एनटीए प्रॉमिस करता है वैसा कभी भी फुलफिल नहीं कर पाया है। बिकॉज पर्सनली अगर मैं अपने साथ बताऊं तो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ और मेरे पास अकाउंट्स थी, और अकाउंट्स में इन्होंने यूनिट वाइज में ऑप्शन दे रखा था, या तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग चुन लो या तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग चुन लो। बाय द गॉड सेक, मेरी अच्छी लक कह लो या फिर भगवान का आशीर्वाद, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चुना था। और तुम्हें पता चलेगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज 13th को जब पहला पेपर आता है अकाउंट्स का, तब हम लोगों को पता चलता है कि इसमें कुछ ऑप्शंस भी नहीं मिले हैं। लाइक सेम ही क्वेश्चन पेपर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी क्वेश्चन है और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का भी क्वेश्चन है, बट हम लोग सोच रहे थे कि हमें ऑप्शंस मिलेगा, एंड इनफैक्ट हमें ऑप्शंस मिलना भी चाहिए था, बिकॉज सिलेबस में मेंशन था या तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ लो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट पेपर में दोनों आ जाते हैं। पर चीज़ ये थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पार्ट था वो बड़ा था, लाइक 50 में से 10 क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थे और 3 क्वेश्चन ही कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के थे, और बाकी पूरा सिलेबस जो रिस्पेक्टिव चैप्टर जो कंपलसरी था पढ़ना वो था। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, तो जो 10 क्वेश्चन थे उसमें मेरे को दिक्कत नहीं था, दिक्कत था बस मेरे को 3 क्वेश्चन में। बट अगर तुम उस बच्चे की पीओवी से सोचो जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा था, उसने बस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ा था, एंड वो सपोज कर रहा था कि उसके पेपर में बस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं आएंगे। बट एनटीए ने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। और 16th को मेरा अकाउंट्स का पेपर था और उसमें से एग्जैक्टली 3 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से। एक क्वेश्चन तो मैंने सही कर दिया, बट बाकी के 2 क्वेश्चन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के मेरे गलत हो गए। बट फिर भी मैं एडवांटेज में था। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे ने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ा उसके तो 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है ना, अब वो क्या करे। और फिर जब एनटीए को पता चला कि उसने इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट किया है, तो उसने क्या किया, 22 मई से 3 जून तक जितने भी पेपर होने थे उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। बाकी के स्टूडेंट जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट कर दिया है, जिनको ऑप्शंस नहीं मिले थे लाइक अस, वो वापस रीअपियर कर सकते हैं एग्जाम के लिए। बट वाई, हम लोग रीअपियर क्यों करें? आई वॉज डैम सो कन्फ्यूज्ड एट दैट पॉइंट। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या वापस से रीअपियर कर दूं या फिर मैं वही पेपर को एक्सेप्ट कर लूं। मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन का भी गेम था, उसके वजह से भी वो तो बहुत बड़ी स्टोरी है। कभी आराम से सीयूटी के बारे में बताऊंगा कि मेरी सीयूटी जर्नी कैसी थी, तो आराम से उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। बट उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था, बट मैंने जो डिसीजन लिया था कि मैं वापस रीअपियर नहीं कर रहा था पेपर के लिए। क्यों लिया था, किस बेसिस पे लिया था, आराम से बाद में बताऊंगा। मैंने 4 मिस्टेक्स बताई। सबसे पहले पे बताया था कि मैंने एनसीईआरटी को अंडरमाइन किया, देन इंग्लिश को अंडरमाइन किया, पीवाईक्यू को अंडरमाइन किया, एंड एनटीए पे ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया। तो जो सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ थी मेरी सीयूटी प्रिपरेशन के टाइम पे, जो कि मैंने गलती की थी, वो थी इंग्लिश को अंडरमाइन करना। तो इंग्लिश को अंडरमाइन बिल्कुल भी मत करना, ये सबसे ज़्यादा रिस्की है। बहुत सारे बच्चों के इंग्लिश की वजह से पूरा एग्रीगेट स्कोर कम हो जाता है। तो पहला सबसे बड़ा मिस्टेक, इंग्लिश को अंडरमाइन बिल्कुल भी मत करना। दूसरा, एनसीईआरटी को पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना। इकोनॉमिक्स, ये सब, अकाउंट्स, बीएसटी जो आए सब पढ़ लो भाई, पढ़ लो, सारी एनसीईआरटी पढ़ लो। कुछ अगर इंग्लिश की भी एनसीईआरटी आ रही है वो भी पढ़ लो, बट इंग्लिश की एनसीईआरटी नहीं आती हमारे पे। और फिर एनटीए पे तो अब उसके एनटीए पे या तो सबसे ऊपर रख लो एनटीए को, कि एनटीए पे ट्रस्ट ही नहीं करना है, तो देख लो अब। बाकी इंग्लिश को अच्छे से कर लेना और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना, ये 2 चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पीवाईक्यू भी अच्छे से लगा के जाना, सीरीज वाइज काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। आज के लिए इतना रैंट काफ़ी था। बाय बाय।